तो आप सब असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तैयारी कर रहे हैं और ईश्वर की कृपा से आप सब जो है वो इंटरव्यू के फेज तक पहुंच चुके हैं। इंटरव्यू के को लेकर के मेन मुख्य रूप से तो हमारे जो एक्सपर्ट संजीव वैद्य सर हैं वो आपसे चर्चा करेंगे, है ना। मैं लेकिन मतलब मेरे अनुभव में जब आप 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको सर का अनुभव प्राप्त होगा, है ना। मतलब हमारे जैसे जो व्यक्ति हैं जब वो तैयारी कर रहे थे तब सर जो है वो इंटरव्यू ले रहे थे। मैं खुद भी इंटरव्यू के मामले में सर से गाइडेंस ले चुका हूं, तो अब आप समझ सकते हैं कि इनका अनुभव कितना ज्यादा है कि इनके अनुभव का प्रयोग करके कई इंटरव्यू एक्सपर्ट बन गए हैं। तो एक बार आप सर के स्वागत में जोरदार तालियां बजा दें। अब कुछ जो बातें हैं, जैसे हम बात करते हैं इंटरव्यू मुख्य रूप से क्या है, हमें हमारे अंदर झांकना है। मतलब ये आप से स्वयं से दूरी है। किसी ने बड़ा अच्छा लिखा है इसके संबंध में कि जंगल जंगल ढूंढता है मृग अपनी कस्तूरी को, कितना मुश्किल है तय करना खुद से खुद की दूरी को। तो जब व्यक्ति खुद से खुद की दूरी को तय कर लेता है तो वो शायद उस लेवल पर या उस स्तर पर परिपक्व हो जाता है ना। वो उस स्तर को समझने लग जाता है ना। इंटरव्यू का कोई सिलेबस नहीं है, लेकिन इसकी तैयारी पहले दिन से, जब से आपने शिक्षा ग्रहण करनी शुरू की है या जहां पर आप पैदा हो गए हैं वहीं से आपकी इंटरव्यू की तैयारी शुरू हो गई। आप जहां पैदा हुए या जहां पर आपका बचपन बीता उस प्लेस से ही तो प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, है ना। जो आपने ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन जो आपने किया है ना, वहां से प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, तो इस बारे में मैं बहुत ज्यादा डिले नहीं करूंगा, इस पर मैं अंत में चर्चा करूंगा समाप्त करके। तो मुख्य रूप से मैं जो है वो हमारे मुख्य वक्ता जो है संजीव वैद्य सर, उनको मंच पर बुलाऊंगा कि आप आए और हमारे जो प्रिय विद्यार्थी हैं उनसे अपने अनुभव साझा करें। एक बार जोरदार तालियों के साथ आप संजीव वैद्य सर को मिलेंगे। थैंक यू रवि सर। ये डेफ है ना, क्योंकि डेफ ये आपका सिलेबस है ना। तो देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपने रिटन एग्जाम तो क्वालिफाई कर लिए, है ना, जहां पर आपके नॉलेज का परीक्षण हुआ था। ज्ञान के परीक्षण के लिए रिटन एग्जाम से अच्छा कोई तरीका नहीं है। लेकिन मुख्य बात यह कि अब हमें इंटरव्यू क्वालिफाई करना है। तो इंटरव्यू क्वालिफाई करने में नॉलेज के साथ साथ एटीट्यूड का भी योगदान रहता है ना। क्योंकि मैंने देखा कई बार जो बड़े गोल्ड मेडलिस्ट या बहुत अच्छे टॉपर्स होते हैं वो बातचीत करने में बड़े फिसड्डी टाइप के होते हैं। ऐसा देखा है मैंने, सबके साथ नहीं होता ऐसा। तो कई बार ये भी देखा है कि जो बैक बेंचर्स होते हैं, एवरेज परसेंटेज वाले होते हैं, वो बातचीत में बड़े कुशल होते हैं, ठीक है ना, लेकिन उनके पास ज्ञान कम होता है। जो टॉपर्स होता है उसके पास नॉलेज ज्यादा होता है लेकिन एटीट्यूड नहीं होता, ठीक है ना। तो नॉलेज प्लस एटीट्यूड इज इक्वल टू इंटरव्यू। नॉलेज तो पता चल गया मुख्य परीक्षा से, रिटन एग्जाम से। इंटरव्यू से क्या पता चलेगा? इंटरव्यू को संधि विच्छेद करें तो 2 शब्द बनते हैं, इंटर और व्यू। इंटर मतलब अंदर और व्यू मतलब देखना। मैं आपके अंदर देखूंगा, तो भाई अंदर देखने का क्या तरीका हो सकता है? बातचीत, वार्तालाप। 15-20 मिनट आयोग के मेंबर्स आपके साथ जो बातचीत करेंगे ना, उस बातचीत से वो आपके अंदर के विचारों को पता करेंगे और वो विचार ही आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनाएंगे। विचार ही मनुष्य को बलवान बनाते हैं, ठीक है ना। अब विचार पता करें तो फिर आप पूछेंगे सर विचार कहां से पता करेंगे, वो क्या बातें करेंगे वो? तो जो बात करेंगे उसका आधार आपका डेफ होगा, ठीक है ना। ये जो आपने व्यक्तिगत विवरण पत्रक जो भरा है ये बातचीत का आधार होगा। और दूसरा आधार होगा, जब इससे रिलेटेड जब आपसे क्वेश्चन पूछेंगे आप उनका जो जवाब देंगे वो जवाब आपके इंटरव्यू को आगे खींचेंगे। इंटरव्यू प्याज के छिलकों की तरह होता है, छिलके उतारते जाइए, प्याज चलती जाएगी। आप जवाब देते जाइए
वो क्रॉस क्वेश्चन पूछते जाएंगे, है ना। कल ही हमने हिंदी साहित्य के 4 बच्चों के साक्षात्कार लिए और हमने तय नहीं किया था कि हम इनसे क्या क्वेश्चन पूछेंगे। हम लोग तय नहीं करते, ना लिख के रखते ये क्वेश्चन पूछेंगे, नहीं, वो जो जवाब देगा उन जवाब में से हम प्रश्न निकालेंगे। तो एक व्यक्ति बुंदेलखंड का था, उसने जगनिक का जिक्र कर लिया, तो सर ने आलाखंड पे क्वेश्चन पूछ लिया। आलाखंड पे आया, बुंदेलखंड आया, तो फिर ईश्वरी भी आ गए सर, ईश्वरी की चौकड़िया फागे भी पूछ ली हमने। फिर घूमते घूमते उसके डेफ में जो है निमाड़ भी दिख गया, तो हमने सिंगा जी के ऊपर क्वेश्चन पूछा, इनको निमाड़ का कबीर क्यों कहते हैं। अब कबीर का जिक्र निकला तो फिर मैंने उलट बासी पूछे थे सर, उलट बासी क्या होती कबीर की। तो हमें सिर्फ एक सूत्र चाहिए, फिर वहां से प्रश्न बनना शुरू होते हैं, और जब तक विद्यार्थी रोचक तरीके से जवाब देता जाता तब तक इंटरव्यू चलता है। इंटरव्यू का कोई टाइम भी फिक्स नहीं होता, मालूम आपको। हो सकता है आपका इंटरव्यू, कुछ लोगों का इंटरव्यू 5 मिनट में कंप्लीट हो जाए और कुछ का 15 मिनट में, कुछ का पता चला आधा घंटा चल गया, 1 घंटा चल गया। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप अपने जवाब कितने रोचक तरीके से दे रहे हैं, किस तरीके से आप बातचीत कर रहे हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इंटरव्यू पूरा का पूरा आपके वाक्पटुता, आपके बातचीत करने का तरीका, वे ऑफ आंसरिंग, इसके ऊपर डिपेंड करता है। और अब विद्यार्थी इस दौरान गलती क्या करता है, उन गलतियों पे भी चर्चा करेंगे। तो कुल मिलाकर के बात समझ में आई आपको कि हमें बातचीत अपने सही तरीके से वहां पर बात करना है। अनीस वसीम बरेलवी का एक शेर मुझे याद आ रहा है, जो हमारी अलका भार्गव मैडम अक्सर अपने साक्षात्कार में बोलती हैं कि कौन सी बात कहां कैसे कही जाती है, कौन सी बात कहां कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। ठीक है ना। तो आपको बातचीत करने का एक सलीका होना चाहिए। अगर आप एक स्माइलिंग फेस के साथ अपना साक्षात्कार दे रहे हैं, सामने वाले को भी अच्छा लगेगा। ठीक है ना। मुंह उतरा हुआ है, चेहरा बना हुआ है और फिर जवाब दे रहे हैं, सही जवाब दे रहे हैं लेकिन फिर भी नंबर नहीं मिल रहे हैं, चेहरे पर एक स्माइलिंग फेस होना चाहिए। लेकिन आई एम सॉरी बोलते वक्त वो स्माइलिंग फेस नहीं होना चाहिए। आई एम सॉरी सर, कितना बेकार लगेगा। आई एम सॉरी बोल रहे हैं, वो गिल्ट भी नहीं है। बोले किसी ने सिखा दिया आई एम सॉरी बोलना चाहिए, आई एम सॉरी बोल रहे हैं। तो आई एम सॉरी भी कैसे बोलना है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने बोला ना कि कौन सी बात कब कहां कैसे सुनी जाती है, ये तरीका आपका जो है प्रॉपर होना चाहिए, तो आपकी बात को सुना जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले, और हमारे जो मॉक इंटरव्यू होता है हम उसमें व्यक्ति को हंसा तो देते हैं कम से कम। ठीक है ना। अगर वो गंभीर मुद्रा में है तो हमारे रविशंकर सर ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि वो खुद ही चहचहा उठता है। ठीक है ना। और ज्यादा भी उसमें पूरे वृत्ति से नहीं दिखाना कि इंटरव्यू बोर्ड मेंबर हंस रहे हैं तो हम भी उनके साथ हंसने लगे, है ना। भाई इंटरव्यू बोर्ड मेंबर्स तो कई बार आपके सामने जानबूझ करके वो आपस में बातचीत करने लगेंगे, बतियाने लगेंगे, हंसने लगेंगे। आपको उसमें शामिल नहीं होना है, क्योंकि उसमें अगर शामिल हुए ना तो आपकी स्थिति कैसी होगी। शोले फिल्म देखी ना आपने सबने, गब्बर सिंह हंसता है जोर जोर से तो साथ में उसके सभी सरदार डाकू भी हंसने लगते हैं, और जिनको गोली मारना वो भी हंसने लगते हैं। ठीक है ना। और आखिर में नतीजा क्या निकलता है, ठे ठे ठे, तो अपने को नहीं हंसता साथ में। ठीक है ना। तो चलिए अब हम सबसे पहले इंटरव्यू के एक परत दर परत हम बातचीत करते चले आते हैं। बहुत सारे मुद्दे कवर करूंगा क्योंकि आज मेरे पास टाइम लिमिट नहीं है। ठीक है ना। अगर आप में बैठने की क्षमता है तो मैं पूरा डेफ कवर कर दूंगा आपको, पूरा इंटरव्यू। ठीक है ना। क्षमता आपके भीतर होनी चाहिए, मेरे भीतर तो बहुत है। गला कितना भी खराब रहे, लेकिन अगर कोई बोले साहब 10-12 घंटे तक मैराथन लेक्चर देना है, दे दूंगा। 52 ईयर की एज में भी मैं 18 घंटे कंटिन्यूस पढ़ा सकता हूं। ठीक है ना। तो क्षमता असीम है। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं आपके ड्रेसिंग सेंस के ऊपर, है ना। ड्रेसिंग सेंस, ड्रेस कैसी होना चाहिए। भाई ड्रेस ऐसी हो जो शालीन लगे, एक प्रोफेसर की तरह दिखें आप, है ना। आप प्रोफेसर बनने जा रहे हैं तो टाई सूट कोट वगैरह पहन लीजिए, अच्छी बात है। और नहीं है तो जबरदस्ती जूली टेलर में बिल मत बनवाइए अपना माता पिता का कि 2500 का कपड़ा और 2500 की सिलाई, 5000 रुपये खर्च कर दिए जबरदस्ती। क्या के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं? अरे घोड़े पे बैठने थोड़ी जा रहे हो, दूल्हा बनने थोड़ी जा रहे हो। नहीं है, आप सिंपल पैंट शर्ट में भी
पॉलिश किए हुए शूज के साथ, शेव किए हुए, बाल अच्छे से सजे हुए जाएंगे, आप उसमें भी अच्छे लगेंगे। ठीक है ना। लड़कियां जैसी भी साड़ी हो, दिखने में सोबर हो, पहनिए। जरूरी नहीं कि नई साड़ी खरीदी जाए। नए कपड़े पहन करके जब हम जाते हैं ना तो इतराते हैं थोड़ा सा, इसलिए एकदम से नए कपड़े पहन करके भी इंटरव्यू देने नहीं जाना है। अगर आपने नए कपड़े लिए तो उनको पहनिए, 4-5 मॉक दीजिए, उसके आदी हो जाइए, फिर उसके बाद उस ड्रेस में जाइए आप। ठीक है ना। तो सबसे पहले अपने ड्रेसिंग सेंस को आपको इंप्रूव करना है। दूसरी बात यह है कि कई विद्यार्थियों को लगता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू है तो सब्जेक्ट संबंधी क्वेश्चन ही पूछेंगे। ये बालिका नेहा सोशियोलॉजी से दे रही है ना, पॉलिटिकल साइंस वाले भी हैं, तो उनको ये लगता है कि सिर्फ हमारे विषय से संबंधित बातचीत करेंगे। नहीं, विषय से संबंधित बातचीत तो मेंस एग्जाम में हो चुकी ना। आप अपने जो रिटर्न एग्जाम दिया उसमें सब्जेक्ट के तो क्वेश्चन थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह के क्वेश्चन तो थे नहीं, उसमें सब्जेक्ट से संबंधित थे। अब उस विषय का व्यवहारिक ज्ञान आपका इंटरव्यू में परखा जाएगा। ठीक है ना, उस विषय का व्यवहारिक ज्ञान। आपसे सीधे सीधे ये नहीं पूछेंगे दुर्खिम का आत्महत्या सिद्धांत बताइए, कार्ल मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद बताइए, ग्रेशम का नियम बताइए, माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या अंतर होता है ये बताइए। ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। इन क्वेश्चन की परख हो चुकी है। आपसे व्यवहारिक क्वेश्चन पूछेंगे, आपके विषय से संबंधित। सोशियोलॉजी से हैं, आत्महत्या की घटनाएं बढ़ रही हैं देश में, पुरुषों के द्वारा आत्महत्याएं ज्यादा की जा रही हैं, स्पेशली विवाहित पुरुषों के द्वारा ज्यादा की जा रही है। क्या कारण है इसका? अकॉर्डिंग टू दुर्खिम के आत्महत्या सिद्धांत के हिसाब से जवाब दीजिए आप। इकोनॉमिक्स के हैं आप, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में क्या योगदान रहा? वो तो अर्थशास्त्री ही थे भाई। उनके ऐसे 6 कार्य बताइए जिसने देश की दिशा और दशा बदल दी। कल का अखबार पढ़ा, वो पूरे 6 काम दिए थे उसमें। ठीक है, अब उन 6 कामों को गिनाएंगे तो आप जो भी काम गिनाएंगे उससे संबंधित क्रॉस क्वेश्चन पूछ लेंगे। एलपीजी पूछ लेंगे आपसे, मनरेगा पूछ लेंगे। मनरेगा को लेकर के कैग ने अपनी टिप्पणी में कहा है कि मनरेगा एक अदृश्य घोटाला है। कैसे है, एक एज ए अर्थशास्त्री आपको बताना पड़ेगा। तो आप जिस भी विषय के हैं, अब हिंदी साहित्य में कैसे व्यवहारिक क्वेश्चन बनेंगे भाई? पॉलिटी में बन जाते हैं, इकोनॉमिक्स में बन जाते हैं, सोशियो में बन जाते हैं, ज्योग्राफी में भी बन जाते हैं। हिंदी साहित्य में कैसे बनेंगे भाई? हिंदी साहित्य में ऐसे बनेंगे कि अभी 25 तारीख को हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस था, राष्ट्रीय सुशासन दिवस था ना, राष्ट्रीय सुशासन दिवस। तो आपको सुशासन की जानकारी होना चाहिए, है ना। सुशासन की आपको पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। सुशासन क्या होता है, वाजपेयी जी का साहित्यिक योगदान क्या था, वो आपको पता होना चाहिए। अब जैसे एक स्टूडेंट बड़नगर से आया था, तो बड़नगर के कवि प्रदीप हिंदी साहित्य के बड़े शानदार कवि हुए। मैंने कवि प्रदीप के बारे में उससे पूछा, है ना। कौन, आप ही थी क्या? हाँ, ठीक है ना। आप बड़नगर की हैं? नहीं, कोई और थे सर, है ना। तो मैंने कवि प्रदीप पूछा, बड़नगर से अटल बिहारी वाजपेयी जी का संबंध है, बड़नगर से अनिल माधव दवे का संबंध है। अनिल माधव दवे जो है हिंदी साहित्य में पर्यावरण संबंधी लेखनी के लिए जाने जाते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी कवि हैं, कवि प्रदीप कवि हैं। तो आप जिस क्षेत्र से ताल्लुक रखते हैं उस क्षेत्र से संबंधित आपके विषय की जानकारी आपको होना चाहिए। ठीक है ना। तो सब्जेक्ट को लेकर के अप्लाइड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है ना। आपको अपने विषय की किताबों को पन्ने पलटने की आवश्यकता नहीं है, आप अप्लाइड पार्ट उसका तैयार कीजिए। पॉलिटिकल साइंस है तो पॉलिटिकल साइंस का एक हिस्सा इंटरनेशनल रिलेशन होता है। रूस यूक्रेन संघर्ष चल ही रहा है अभी, इजराइल हमास संघर्ष अभी थमा हुआ है, लेकिन फिर से उभरने की संभावना है उसकी। भारत के पड़ोसी देशों के साथ क्या संबंध है इस समय, ठीक है ना, इंटरनेशनल रिलेशंस में। तो आप अपने विषय का व्यवहारिक ज्ञान तैयार करें। ठीक है ना। वो व्यवहारिक ज्ञान क्वेश्चन क्या होंगे वो हम आपको बताएंगे, आप उसकी चिंता मत करो, क्योंकि एक एक विषय के ऊपर चर्चा कर पाना संभव नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारे विषय हैं और मेरे ख्याल से बहुत सारे विषयों के प्रतिनिधि भी यहां पर बैठे हुए हैं अलग अलग। ठीक है ना। तो सबसे पहले आप अपने ड्रेसिंग सेंस को सुधारें और फिर दूसरा प्रवेश कैसे करें और बैठे कैसे। भाई आपका नंबर आएगा, आपका नाम पुकारा जाएगा, आपको गेट खोल के अंदर बोलना है, मैं आई कम इन सर। उन्होंने बोला यस प्लीज कम इन। आप जाकर के कुर्सी के बगल में खड़े हो जाइए और जैसे ही वो बोले बैठिए
तो धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अपने स्थान पर बैठ जाएं। थैंक यू जरूर बोलें, क्योंकि उन्होंने अपने कमरे में अंदर आने का अवसर दिया, आपको कुर्सी पर बैठने का अवसर दिया, इसलिए उनको धन्यवाद ज्ञापित करें मुस्कुराहट के साथ, ठीक है ना, हंसते हुए नहीं। चेहरे पर एक डॉल्फिन फेस होता है कि हम बिना हंसे हमारे चेहरे पर वो प्रफुल्लता का भाव दिख रहा है। आप उनको धन्यवाद ज्ञापित करें और अपनी जगह पर बैठ जाएं। फिर जब आपसे क्वेश्चन पूछना शुरू करें तो यहां पर एक और प्रॉब्लम आ रही है आई कांटेक्ट को लेकर के। ज्यादातर विद्यार्थियों में आई कांटेक्ट को लेकर के प्रॉब्लम आती है। तो मैं एक बात बता दूं, आई कांटेक्ट का कोई थंब रूल नहीं है, क्योंकि आयोग में यह भी देखा गया है कि जैसे कैंडिडेट यहां पर बैठा हुआ है तो सामने तो बैठे एकदम इधर और इधर भी मेंबर बैठे हुए, तब ऐसे तो संभव नहीं बात कर पाना सबसे, थोड़ी देर में गर्दन में मोच आ जाएगा, वो संभव नहीं है। तो ऐसे में करना क्या है, सामने बैठे हुए जो मेंबर्स हैं आपको उनसे जरूर आई कांटेक्ट करना जो आपकी आंखों के रेडियस में है, ठीक है ना। सपोज कीजिए सर ने क्वेश्चन पूछा आपसे और क्वेश्चन बहुत शॉर्ट है, मैडम आपका नाम क्या है, शॉर्ट क्वेश्चन है तो शॉर्ट आंसर रहेगा, तो उस दौरान आपको सर की तरफ ही देखना है, ठीक ना। प्रश्न पूछते समय आपकी आंखों की पुतलियां नहीं इधर उधर होनी चाहिए। प्रश्न जब वो पूछ रहे हैं तब आप उन्हीं मेंबर के ऊपर फोकस कीजिए, और शॉर्ट क्वेश्चन है तो अपना जवाब उन्हीं के ऊपर फोकस करके दीजिए। लेकिन प्रश्न का जवाब यदि बड़ा है, लंबा है, तो आप मुख्य फोकस प्रश्नकर्ता के ऊपर करें, लेकिन थोड़ा थोड़ा फोकस जो बाकी मेंबर्स हैं उनके ऊपर भी करें, ठीक है ना। थोड़ा एक रेशियो बना लीजिए, 70-30 का रेशियो, हालांकि कोई मैथमेटिकल आंकड़ा नहीं है, लेकिन बीच बीच में आप उनकी तरफ भी देखते रहिए। उनकी तरफ देखने से आपको पता चल रहा है कि आप सही दिशा में जा रहे हैं कि गलत दिशा में। सपोज कीजिए आप किसी प्रश्न का गलत जवाब दे रहे हैं और आपने मेंबर की तरफ देखा, तो मेंबर के चेहरे के भाव पता चले मैं गलत दिशा में जा रहा हूं, तो आप अपना आंसर करेक्ट कर सकते हैं। तो दूसरे मेंबर जो है वो रिएक्ट करते हैं आपके आंसर पर, वो रिएक्शन आप देखने का आपको अवसर मिल जाता है और उनको लगता है कि हाँ ये हमारे साथ भी आई कांटेक्ट कर रहा है। बात हुई कि अगर आप किसी शादी में जाएं और जो शादी में जो आमंत्रण करता है, जिसने आपको इनवाइट किया है, वो आपके साथ बातचीत अच्छे से कर रहा है, भोजन वोजन भी करा रहा है, लेकिन आपकी आंखों में आंखें डाल के देख नहीं रहा है वो, तो आपको क्या लगेगा कि ये मुझे अवॉइड कर रहा है। तो बाकी मेंबर्स को ऐसा ना लगे कि आपने उनको अवॉइड कर दिया, तो उनकी तरफ भी देखें आप, ठीक है ना। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, लेकिन बार बार ना देखें। बस वही 70-30 का जो रेशियो है ना, जैसे नॉर्मली हम ग्रुप में बात करते हैं कि मेजर व्यक्ति ये है और बाकी लोग भी खड़े, तो हम उनकी तरफ भी बीच बीच में देख लेते, बस वही तरीका है। आपको बातचीत करना है वहां पर, तो बातचीत के जो मैनर सर्टिफिकेट है इसको अगर आप फॉलो करेंगे तो बाकी मेंबर्स आपके प्रति सकारात्मक रूप से सोचने लगेंगे कि नहीं यार ये बंदा है तो दमदार है, अच्छा व्यवहारिक व्यक्ति है। अब आप सोच रहे हो इन सब चीजों का असिस्टेंट प्रोफेसर से क्या लेना देना, एपी तो शिक्षक, मूल शिक्षक की पोस्ट है, आप तो हमसे पढ़वा लो, हमें पढ़ाना आता कि नहीं आता वो चेक करो, भगाओ, फिर हमें बोर्ड लगा लो और टॉपिक दे दो, चौक डस्टर दे दो, बोले पढ़ा के दिखाओ। नहीं साहब, आज से 20 साल पहले जो है ना असिस्टेंट प्रोफेसर सिर्फ पढ़ाता था। आज का असिस्टेंट प्रोफेसर सिर्फ टीचर ही नहीं, वो एक एडमिनिस्ट्रेटर भी है, वो प्रशासक भी है। मालूम है आपको कैसे प्रशासक है? एट द टाइम ऑफ इलेक्शन आपके चुनाव में ड्यूटी लगेगी, वहां पर जाके पढ़ाओगे क्या सबको, आओ हम तुम्हें वोट देना सिखाएं। वहां पर एज ए इलेक्शन ऑफिसर आपकी ड्यूटी लगेगी, आपको पोलिंग ऑफिसर बनाया जाएगा, जनगणना में आपकी ड्यूटी लगेगी, कई बार गवर्नमेंट ऑफिसर्स को ट्रेनिंग देने में आपकी ड्यूटी लगेगी, आपसे पॉलिसी मेकिंग में सपोर्ट लिया जाएगा, ठीक है ना। हो सकता है आप असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ साथ एनसीसी ऑफिसर भी हैं, एनसीसी में कोऑर्डिनेट करना आपको, एनएसएस में कोऑर्डिनेट करना आपको, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको वहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क भी करना पड़ेंगे। तो हमें ऐसे प्रोफेसर की तलाश है जो प्रशासनिक कार्य भी कर ले टीचिंग के साथ साथ। कुलपति बनेंगे ना आप आगे चल के, तो कुलपति का पद क्या एजुकेशन का पद है क्या? वो प्रशासनिक पद है भाई। कई आईएएस भी कुलपति बनते हैं, प्रोफेसर ज्यादातर बनते हैं कुलपति। अगर आपके भीतर एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड नहीं है तो जिंदगी भर चौक डस्टर लेके पढ़ाते रहोगे बस, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड है तो आप दूसरे काम भी कर सकते हो। इसलिए इंटरव्यू के दौरान आपके ओएलक्यूज को भी चेक किया जाता है, ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी भी परखी जाती है आपकी।
ठीक है ना। इसीलिए ये सब चीजें यहां पर की जा रही है। तो जो है आई कांटेक्ट समझ गए, प्रवेश कैसे करें ये सब समझ गए, है ना। अब प्रश्न कहां से पूछेंगे, देखिए आपको अपने डेफ को ध्यान से देखना है। अगर आप लाए हैं तो ठीक है, नहीं लाए तो कोई दिक्कत नहीं, मेरे पास है डेफ, है ना। सबसे पहले डेफ में आप देखिए कि आपका इंटरव्यू किस तारीख को है। अब मैं आपको क्वेश्चन आउट करवा रहा हूं, मैं ये बाहर जाके सबको नहीं बताना है, ठीक है ना। पेपर आउट कैसे करते हैं मैं ना, डेफ आपका बता रहा है कि अब आपका साक्षात्कार किस तारीख पे। सपोज कीजिए 30 दिसंबर को आपका इंटरव्यू है, तो आपको 30 दिसंबर का इंपॉर्टेंस पता होना चाहिए। इतिहास में 30 दिसंबर की कोई महत्वपूर्ण घटना आपसे पूछेंगे, नरपत जी बताइए आज का दिन क्यों महत्वपूर्ण है। अरे सर आई एम सॉरी, अरे मतलब आप तैयारी करके नहीं आए, आपको आज का दिन ही नहीं पता। तो उनके दिमाग में प्रश्न आएगा इसका नॉलेज लेवल कम है, तो क्वेश्चन का लेवल फिर वो सरल कर देंगे। लेकिन अगर आपने जवाब दे दिया तो क्वेश्चन का लेवल हाई कर देंगे, उसका जवाब दे दिया तो और हाई कर देंगे। आपका इंटरव्यू जैसे जैसे हाई लेवल पे होता जाएगा नंबर भी बढ़ते जाएंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले साक्षात्कार की तारीख आपकी क्लियर होना चाहिए जिस दिन आपका इंटरव्यू है। समझ में आ गया आपको? कोई बात समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हैं आप लोग, है ना। ऐसा वन वे ट्रैफिक नहीं है, आप लोग बिल्कुल पूछिए क्वेश्चन, है ना। मुझे अच्छा लगेगा आप लोग बीच में क्वेश्चन पूछेंगे तो। फिर दूसरा आपका नाम, आपका नाम ही तो आपकी पहचान है, तो आपका जो भी नाम है आपको अपने नाम का अर्थ पता होना चाहिए, ठीक है ना। आपके नाम से संबंधित कोई प्रसिद्ध व्यक्तित्व हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। सपोज कीजिए आपका नाम ही अटल है तो अटल बिहारी वाजपेयी के ऊपर क्वेश्चन पूछेंगे। आपका नाम सुष्मिता है तो सुष्मिता सेन पर प्रश्न पूछेंगे। सुषमा है, सुषमा स्वराज पर प्रश्न पूछेंगे ना। तो आप अपने नाम को पूरी तरीके से तैयार कर लीजिए, उसके कुछ पर्यायवाची शब्द तैयार कर लीजिए। हिंदी साहित्य वाले हैं तो संधि विच्छेद भी कर लीजिए, ठीक है ना, हिंदी साहित्य वाले। लेकिन नॉन हिंदी साहित्य वाले हैं तो अपना नाम का अर्थ और उसके कुछ पर्यायवाची और उस नाम से जुड़ी हुई कुछ फेमस पर्सनैलिटीज, राइट। शुरुआत हो गई आपके नाम से। फिर आपके पिताजी का नाम आ रहा है। अगर आपके पिताजी का नाम सामान्य है तो ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर कुछ किसी विशिष्ट व्यक्ति की याद दिला रहा है आपके पिताजी का नाम, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछ लेंगे। आपके पिताजी का नाम मनमोहन चतुर्वेदी है तो नेचुरली भी डॉक्टर मनमोहन सिंह अभी चर्चा में है, आपसे प्रश्न पूछ लेंगे वो, ठीक है ना। तो अपने पिताजी के नाम पर भी अगर विशिष्ट है तो पूछेंगे, अदरवाइज वो आगे बढ़ जाते हैं, ठीक। फिर अब आपका आता है डेट ऑफ बर्थ, जन्म दिनांक। बहुत महत्वपूर्ण है भाई। आपका जन्म जिस तारीख को हुआ उस तारीख का क्या महत्व है। सपोज कि हो सकता है उस दिन हिरोशिमा पर परमाणु बम फेंका गया, जिस दिन आपका जन्म हुआ है। जिस दिन आपका जन्म हुआ उस दिन हमने कारगिल पर विजय प्राप्त की, बांग्लादेश आजाद हुआ 16 दिसंबर। जिस दिन आपका जन्म हुआ उस दिन यीशु मसीह का जन्म हुआ, उस दिन वाजपेयी जी का जन्म हुआ, ठीक है। तो आपका जन्म की तारीख जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो जन्म की तारीख तैयार कीजिए। जन्म वर्ष, आप जिस वर्ष में पैदा हुए हैं उस वर्ष की महत्वपूर्ण घटनाएं, महत्वपूर्ण बहुत सारी नहीं, लिस्ट तैयार कर लेते गूगल से निकाल के, नहीं, 1 या 2 बताएं बस, वो भी भारत से रिलेटेड हो, ठीक है ना। ये नहीं कि सब लैटिन अमेरिका के एक प्रेसिडेंट, लैटिन अमेरिका का एक देश है पेरू का एक प्रेसिडेंट थे, फला फला उनका जन्म हुआ था। अरे ऐसी बातों से कोई मतलब नहीं है। प्रसिद्ध घटना निकाल लीजिए स्पेशली रिलेटेड टू इंडिया और फेमस हो। अननोन होते वो भी मिसगाइड कर लेंगे, उसको कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, वो आगे बढ़ जाएंगे। प्रसिद्ध घटना उस वर्ष की, है ना। जैसे 1997 में आपका जन्म हुआ तो 1997 की सबसे प्रसिद्ध घटना पर्यावरण संबंधी क्योतो प्रोटोकॉल है। 1993 की प्रसिद्ध घटना एलपीजी रिफॉर्म्स है, पंचायती राज अधिनियम है, ठीक है ना। तो ऐसे आप पता करते रहिए, है ना। 2009 वाला तो कोई भी नहीं होगा खैर यहाँ पे, है ना। तो जन्म की तारीख और जन्म का वर्ष बहुत मायने रखता है ये, ठीक है साहब। फिर आता है आपका जन्म स्थान, है ना। जन्म स्थान, जिस जिले में जन्म हुआ है उस, कल हमने जिले से संबंधित क्वेश्चन पूछे सभी कैंडिडेट से। आप आई थी ना बेटा, आपसे कौन सा जिला था आपका? जबलपुर के पूछे थे ना कि आचार्य विनोबा भावे ने जबलपुर को संस्कार धानी क्यों कहा,
कुछ कारण होगा उसके पीछे। जबलपुर का प्रसिद्ध झंडा सत्याग्रह है ना। तो आप जिस जिले से आते हैं उस जिले की प्रसिद्ध घटनाओं की जानकारी, मैं नहीं बोल रहा हूं कि बहुत डिटेल में चले आओ, जबलपुर में कितनी तहसीलें हैं, कितना क्षेत्रफल है, क्या क्या, नहीं, प्रसिद्ध घटनाएं, अपने जिले की महत्वपूर्ण विशेषताएं, फिर जिस तहसील में आपका जन्म हुआ है वो तहसील यदि बहुत फेमस है तो क्वेश्चन पूछेंगे। कई तहसीलें बहुत फेमस होती हैं, जिले से ज्यादा फेमस उसकी तहसील होती है। ऐसे नरसिंहपुर जिले में एक तहसील है गाडरवाड़ा। दिल्ली और बॉम्बे के लोग नरसिंहपुर को नहीं जानेंगे, लेकिन गाडरवाड़ा को पहचानते कि ओशो का जन्म स्थान हो, ओशो की कर्मभूमि गाडरवाड़ा। जन्म तो रायसेन में हुआ था, बचपन उन्होंने गाडरवाड़ा में बिताया। तो कई तहसीलें ज्यादा फेमस। सीहोर जिले की आष्टा तहसील फेमस है। सीहोर उतना फेमस नहीं जितना आष्टा है। क्यों भाई? क्योंकि वहां पर गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गेल के द्वारा भारत का सबसे बड़ा मिथाइल क्रैकर प्लांट डाला जा रहा है। सीहोर जिले की बुधनी ज्यादा फेमस है। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का क्षेत्र, और इतिहास में सारू मारू की गुफाएं वहीं पर मिली हैं, पानगुराड़िया अभिलेख मिला है वहां पर, है ना भाई। तो अगर आपकी तहसील बहुत फेमस है, जैसे सतना जिले से ज्यादा फेमस उसकी तहसील है रामपुर बघेलन। क्यों फेमस है? अपने एक पकवान के कारण जिसको खुरचन कहा जाता है, दूध का बना हुआ एक उत्पाद, ठीक है ना। तो तहसील अगर फेमस है तो उसके प्रसिद्ध होने का कारण, और कई गांव भी फेमस होते हैं, कई गांव फेमस होते हैं। जैसे सीहोर जिले में गांव है हथनौरा। क्यों है फेमस? एशिया का सबसे प्राचीन मनुष्य का साक्ष्य मिला वहां पर, नर्मदा मैन, डॉक्टर अरुण कुमार सोनकिया ने खोजा है। वो एक स्त्री का कपाल है जो हथनौरा में मिला है। तो कई गांव प्रसिद्ध होते हैं, है ना। जैसे मंडला जिले में एक गांव है, पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट डाला जा रहा है वहां पर, अभी याद नहीं आ रहा एकदम से। तो कई गांव बड़े फेमस होते हैं, तो उन गांव के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कई बार सिली क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि क्योंकि गांव के नाम बड़े अजीब गरीब होते हैं, तो आपसे पूछेंगे भाई इस गांव का नाम, ये नाम क्यों पड़ा, पूछ लेते हैं। क्योंकि भारत में गांव के नाम बड़े अजीब गरीब मिलेंगे आपको, कहिए ना ये इस गांव का नाम, ये नाम क्यों पड़ा भाई। तो अगर आपको पता हो तो बता दीजिए, नहीं तो आप बोल सकते हैं कि महोदय इस संदर्भ में मुझे जानकारी नहीं है। क्योंकि गांव के लोगों को ही पता नहीं होता कि हमारे गांव का नाम, ये नाम क्यों पड़ा। बूढ़े बुजुर्गों से ही पूछे तो नहीं बता पाते कई बार, तो आप क्लियर बोल दीजिए। मैं एक बात जरूर बोलूंगा कि इस पूरी प्रोसेस में यदि कहीं कुछ ऐसा लगे कि आपसे किसी प्रश्न का जवाब नहीं बन रहा है या आपको जवाब नहीं पता, तो उसको ट्राई करने की कोशिश मत करना। सचिन तेंदुलकर एक बहुत अच्छा बल्लेबाज माना जाता था। क्यों? क्योंकि वो हर गेंद पे शॉट नहीं मारते थे। हर गेंद पर शॉट नहीं मारना है, ये इंटरव्यू की सक्सेस का फॉर्मूला है, ठीक है ना। वीरेंद्र सहवाग हर गेंद पे शॉट मारते थे, तो या तो 300 बनाते थे या फिर 0 बनाते थे, ठीक है ना। हर गेंद पर शॉट नहीं मारना है। प्रश्न का मतलब समझे आप? जिस प्रश्न का जवाब आपको नहीं पता है, आप विनम्रता पूर्वक आई एम सॉरी बोलिए, विनम्रता पूर्वक। या किसी प्रश्न का जवाब आपको आधा पता है, विनम्रता पूर्वक बोले महोदय इस संदर्भ में मेरे पास थोड़ी सी जानकारी है, यदि आप अनुमति दे तो मैं बताऊं। वो बोल देंगे यस यस अनुमति, तो आप दे दीजिए जवाब। फिर क्रॉस क्वेश्चन पूछे तो आप बोल सकते हैं महोदय संदर्भ में मेरे पास इतनी ही जानकारी थी, जैसा मैंने आपको पहले ही कहा था। गलत जवाब आपके पूरे इंटरव्यू में काली पोत देंगे। गलत जवाब से बचना है, और आपको पता होता है कि मैं गलत जवाब दे रहा हूं। कई लोग जानबूझ करके देते हैं, उनको लगता है कि हम सभी प्रश्नों के जवाब दे देंगे तो इंटरव्यू अच्छा हो जाएगा। कई कैंडिडेट मुझे ऐसे जानता हूं मैं, जिन्होंने 10 में से 5 प्रश्नों पे आई एम सॉरी बोला और 6वीं गेंद पे 6 मार दिया, मैच जीत गए। अगर किसी खिलाड़ी को 6 रन जीतने के लिए चाहिए, 5 गेंद पे टुक 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 किया और 6वीं गेंद पे उसने 6 मार दिया, विनर हो गया ना वो। लेकिन अगर 6वीं गेंद पे घबरा गया और गलत शॉट मार दिया तो आउट भी हो जाएगा फिर। तो होता यह है कि जब आप किसी प्रश्न में पहली बार आई एम सॉरी बोलते हैं तो आप विनम्रता के साथ आई एम सॉरी बोल, कॉन्फिडेंस के साथ नहीं, विनम्रता के साथ। कई लोग बोलते हैं आत्मविश्वास के साथ आई एम सॉरी बोलो, आई एम सॉरी सर, ये कोई आई एम सॉरी हुआ?
मतलब आप तो एक तरीके से जूते मार रहे हो फिर उसको कि हम तो आई एम सॉरी बोल रहे हैं और जीत भी हम रहे हैं, चित भी मेरी, पट भी मेरी, सिक्का मेरे बाप का। विनम्रता के साथ आई एम सॉरी बोलिए। दूसरा प्रश्न का जवाब नहीं पता, फिर विनम्रता के साथ आई एम सॉरी बोलिए। वो चेक कर रहे हैं कि आई एम सॉरी बोलते बोलते आप कब घबराना शुरू करेंगे, क्योंकि नॉर्मल कैंडिडेट जब 3 बार लगातार आई एम सॉरी बोलता है तो चौथे आई एम सॉरी में घबरा जाता है, यार मेरा इंटरव्यू बिगड़ रहा है, मैं लगातार आई एम सॉरी बोल रहा हूं, तो उसको पसीना भी आने लगता है, ऐसे हाथ करने लगता है और वो चौथी गेंद पे गलत शॉट मार देता है और आउट हो जाता है। समझे आप? हर गेंद पे शॉट नहीं मारना है, हर प्रश्न का जवाब, उन्हीं प्रश्नों के जवाब देना है जिनके जवाब में आप एकदम से सेल्फ कॉन्फिडेंट हो कि हाँ मुझे जो जवाब दे रहा हूं एकदम सही है, तो ही बोले, नहीं तो सॉरी बोल दें, आगे बढ़ जाए। आई एम सॉरी बोलना ये आपकी कमजोरी नहीं दर्शाता है, इससे थोड़ी पता चल रहा है कि आप में ज्ञान की कमी होती है तो हम मुख्य परीक्षा पास करके, रिटर्न एग्जाम पास करके इंटरव्यू तक नहीं पहुंचते। ज्ञान है, बस उस क्षण हमें याद नहीं आ रहा, इसलिए हमने आई एम सॉरी बोल दिया। यह आपकी सत्यनिष्ठा को दर्शाता है और एक असिस्टेंट प्रोफेसर में ऐसी सत्यनिष्ठा होनी चाहिए। आप बेटा पढ़ा रही क्लास में, सपोज कीजिए किस बच्चे ने क्वेश्चन पूछा, आपको उसका जवाब नहीं पता है, आप सीनियर प्रोफेसर हैं, आपके मन में क्या 2 विचार आएंगे, यदि मैंने जवाब नहीं दिया तो बाकी विद्यार्थी मेरे ऊपर हंसेंगे, यार इतने बड़े बड़े स्कॉलर डिग्री ले रखे उनको इतना सभी नहीं पता, तो आप क्या बोलेंगे? गलत जवाब दे देंगे। तो आजकल तो गूगल पे चेक कर लेता है विद्यार्थी तुरंत, है गुरुजी तो देख। सही प्रोफेसर क्या करेगा ऐसी कंडीशन में? बोलेगा बेटा आपके प्रश्न को मैंने नोट कर लिया है, कल क्लास में आते साथ ही मैं सबसे पहले आपके प्रश्न का समाधान प्रस्तुत करूंगा। तो बाकी विद्यार्थी के ऊपर क्या इंप्रेशन जाएगा कि यार, एक बात है, हमारे जो प्रोफेसर साहब हैं ज्ञानी हैं और झूठ नहीं बोलते, वो पढ़ते हैं। बस ये जिम्मेदारी है आपकी कि अगले दिन क्लास में जब पहुंचे आप सबसे पहले उस बालिका को संबोधित करें, बेटा आपने कल क्वेश्चन पूछा था ना, उसका ये जवाब है, और कोई क्वेश्चन पूछना इससे संबंधित आप वो भी पूछ सकती हैं। वो बच्ची भी खुश, बाकी विद्यार्थी के ऊपर भी कितना अच्छा इंप्रेशन गया कि हमारे सर सत्यनिष्ठ है। नरपत तो मेरे क्लास में बहुत बैठे हैं भाई, कितना भी साल हो जाए, मुझे 26 साल हो गए इतिहास पढ़ाते पढ़ाते, लेकिन आज भी कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते जिनका जवाब नहीं पता हमें, तो हम गलत थोड़ी बोलेंगे क्लास में। क्यों भाई? क्या बोलेंगे हम कि बेटा इसका जवाब मैं आपको कल दूंगा। खुश, अगले दिन जाके जवाब दे दिया। तो प्रोफेसर में, असिस्टेंट प्रोफेसर में, टीचिंग की जॉब में सत्यनिष्ठा का गुण होना अनिवार्य है। तो आप जब आई एम सॉरी बोलते हैं ना बोर्ड के सामने, ये आपके अवगुणों को नहीं, आपके गुणों को प्रदर्शित कर रहा है कि ये बच्चे सत्यनिष्ठ हैं, इनको तो आना ही चाहिए इस प्रोफेशन में, ये डिजर्व करते हैं इसके लिए, ये झूठ नहीं बोलते लेकिन किसी भी स्थिति में, ये ब्लफिंग नहीं करते, ये कॉमन मिस्टेक जो करते हैं इनसे अपने को बचना है बस। ठीक है ना? समझ में आ गया ना आपको? आई एम सॉरी का यूज कीजिए आप। ओके? अच्छा, जितनी बातें बोल रहा हूं इनका अभ्यास भी जरूरी है ना? चलिए अब अगले उस पे आते हैं। फिर एक और कॉलम आ जाता है, इसमें आपके CST लिखा रहेगा है ना? तो वो श्रेणी के ऊपर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भाई बताइए EWS का क्या क्राइटेरिया है, OBC का क्या क्राइटेरिया है, OBC रिजर्वेशन को लेकर के संविधान में कब क्या बात की गई, मंडल कमीशन के बारे में बताइए। ठीक है ना? फिर SC ST से संबंधित क्वेश्चन पूछेंगे, बताइए संविधान में अनुसूचित जाति से संबंधित क्या प्रावधान है, अगर आप जनजाति के हैं तो जनजाति से संबंधित क्या प्रावधान है। ठीक है ना? फिर हो सकता है आपने अच्छा जवाब दिया तो आपसे एक एडवांस क्वेश्चन पूछेंगे कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में एक जजमेंट आया था, कोटे के भीतर कोटा, सब क्लासिफिकेशन ऑफ द रिजर्वेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, क्या आप इससे सहमत हैं? ठीक है ना? क्या आप इससे सहमत हैं? ST के हैं तो आपसे पूछेंगे आप कौन सी जनजाति से हैं, आपने बोल दिया मैं भिलाला हूं, तो गलत है। भील जनजाति की उपजाति भिलाला से हैं आप। भिलाला जनजाति थोड़ी, ये तो भीलों की उपजाति है ये। फिर आपसे पूछेंगे अच्छा एक बात बताइए, क्या भील राज्य बनाया जाना चाहिए? ठीक है ना? देश की आजादी में भील समुदाय का क्या योगदान रहा है? गोंड से है तो राजगोंड और धुरगोंड में क्या अंतर है? राजगोंड इतने समृद्ध क्यों हैं, धुरगोंड इतने गरीब क्यों हैं?
आपकी जनजाति से संबंधित महत्वपूर्ण विशेषताएं, जैसे भील जनजाति से पूछ लेते हैं, भाई बताइए ये धापा प्रथा क्या है, इसको दूर करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं, चिमाता क्या है, ठीक है ना, हलमा क्या है, ठीक है ना, झाबुआ का गांधी किसको बोलते हैं, महेश शर्मा, उनका एक अभियान है, ठीक है ना, और उसके तहत हलमा प्रथा को पुनर्जीवित किया गया है। तो आपके क्षेत्र की बातें पूछेंगे। और खास बात है कि भारत में जितनी भी जनजातियां हैं सबने जंग आजादी में भी अपना योगदान दिया है, वो भी आपसे पूछेंगे। अगर आप इतिहास के विद्यार्थी हैं तो आपसे पूछेंगे कि भाई भारतीय इतिहास परिषद इतिहास के पुनर्लिखन का काम कर रही है, बताइए उनमें किन बिंदुओं पर फोकस किया गया है। आप बताइए कि भाई हमारे बहुत सारे जनजाति नायक हैं जिनका नाम इतिहास के पन्नों में गुम हो गया है, ले देखिए हम 3-4 नाम गिना पाते हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे आदिवासी जननायक हैं हमारे जिन्होंने जंग आजादी में अपना योगदान दिया है, उनको भी शामिल किया जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे हिस्ट्री के कौन कौन है यहाँ पर, हिस्ट्री इतिहास के है ना, कॉमर्स के, अच्छा, कॉमर्स में आपसे जीएसटी काउंसिल के ताजे फैसले, अभी जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई, उसने क्या क्या फैसले लिए, हम आपसे फैसले नहीं पूछेंगे, मैं बैठूंगा तो मैं पूछूंगा जीएसटी काउंसिल के फैसलों की समीक्षा कीजिए, इसमें क्या कमी है, इसके सुधार के उपाय बताइए, जीएसटी की व्यवस्था में क्या कमी है, इसको कैसे सुधारा जाए ये बताइए, ठीक है। समझ गए ना, कॉमर्स में कैसे क्वेश्चन, वही आ गया ना व्यवहारिक, हाँ है ना सर। आ गया ना, देखिए कॉमर्स का व्यवहारिक क्वेश्चन आ गया, जीएसटी का पढ़ा आपने, जीएसटी काउंसिल का फैसला अभी नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, अब आप यहां पर आए तो हम करा देंगे तैयार, है ना। तो इस तरीके से हमें जवाब देना है, तो आपका श्रेणी भी तैयार हो जाएगी, है ना, एससी एसटी ओबीसी जो भी श्रेणी के हैं आप, उनसे संबंधित क्वेश्चन। फिर एक आता है आवेदक के वर्तमान डाक का पता, स्थायी पता और मूल निवास स्थान। इन तीनों में अगर एक ही जिला आ रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन 3 जिले आ रहे हैं तो तीनों तैयार होने चाहिए आपके। वर्तमान डाक का पता आपका इंदौर का है, स्थायी पता देवास का है, मूल निवास डिंडोरी है, तीनों पता होने चाहिए, ठीक है ना। लेकिन महत्वपूर्ण कौन सा है, जन्म स्थान वाला जिला, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन वर्तमान में आप जहां रहे, जैसे आप इंदौर में हैं, अगर आपने उसमें स्थायी पता वर्तमान पता इंदौर लिखवाया है तो इंदौर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पुलिस कमिश्नरी पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है ना, क्योंकि वो 60% सब्जेक्ट का नॉलेज तो देखेंगे, 40% ये वाला नॉलेज भी तो देखेंगे। उनको सिर्फ प्रोफेसर नहीं चाहिए, उनको प्रोफेसर कम एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए, कि ऐसा व्यक्ति जो प्रशासक की भूमिका भी निभा सके वक्त आने पर, ठीक है ना। तो ये आपको तीनों जिले आपके तैयार होना चाहिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो आता है 19 नंबर का, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, शैक्षणिक योग्यता, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका पीजी जिस सब्जेक्ट में है उससे सर्वाधिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिस भी विषय में है आपका, यूजीसी नेट पीजी, पीएचडी किया है तो पीएचडी के टॉपिक के ऊपर आपसे बात करेंगे, ठीक है ना। लेकिन जिन सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन है आपका, उन पर भी बातचीत कर सकते हैं, 12th के विषय पर भी बात कर सकते हैं। कई डेफ में देखा है कि 10th में 82%, 12th में 80%, ग्रेजुएशन में 65% और पीजी में 72%। तो ये उतार चढ़ाव दिख रहा है शेयर बाजार की तरह। तो आपसे इसका कारण पूछेंगे कि श्रीमान जी आपके 12th तक तो नंबर अच्छा है, ग्रेजुएशन में नंबर कैसे कम हो गए आपके, फिर पीजी में फिर आपका सुधर गया स्कोर। अच्छा आपने तो बी मैकेनिकल किया, फिर हिंदी साहित्य में एमए क्यों किया? कल मेरे पास व्हाट्सएप पे क्वेश्चन आया था किसी का, मैं आपका ही था, है ना, तो मैं इसलिए इंतजार ही कर रहा था। मेरे पास व्हाट्सएप पे क्वेश्चन आते हैं, मैं रिकॉर्डेड जवाब भेज देता हूं, लेकिन लंबे जवाब होते हैं तो मैं बोलता हूं भाई मॉक में बता दूंगा। अब मैं इनके प्रश्न का जवाब दे देता हूं मैं कि भाई इन्होंने बी मैकेनिकल किया, उसके बाद हिंदी साहित्य में एमए किया और अब असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आ गए। भाई ऐसा क्यों? कहां साइंस कहां हिंदी, नदी के दो किनारे एकदम विपरीत, है ना। तो अब इसका क्या जवाब देना चाहिए? इसका जवाब ये देना चाहिए कि महोदय कक्षा 12th के बाद हमारे लिए सबसे लुक्रेटिव टारगेट इंजीनियरिंग करना होता है।
आसान होता है, चूंकि पीसीएम सब्जेक्ट था और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जानकारी नहीं थी हमें। भाई हकीकत नहीं होती जानकारी। विवेकानंद योजना के तहत गांव गांव में जाकर के हमारे प्रोफेसर गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश की तरफ से करियर के ऑप्शंस बताते हैं, लेकिन वो हर गांव नहीं पहुंच पाते। तो बच्चों को कक्षा 12 का पता नहीं होता कि आगे क्या क्या रास्ते हैं। यही पता होता है कि भैया फला काका के छोरे ने जो है एलन सिटी से बी किया है, तुम भी बी कर लो, इंजीनियरिंग कर लो तुम तो। हाउ कर लेते हैं हम इंजीनियरिंग, दी एग्जाम, सरकारी कॉलेज मिल गया तो ठीक, नहीं तो प्राइवेट कॉलेज में आ गए। इंजीनियरिंग करना एक टारगेट है 12th के बाद। इंजीनियरिंग करते समय पता चला कि भाई बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं। रियल बता रहा हूं ना मैं। इंजीनियरिंग करते समय पता चला कि भाई बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं। एमपीपीएससी दे सकते हैं, एपी भी दे सकते हैं, यूपीएससी भी दे सकते हैं। तो उनके लिए जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, मेरा जो इंजीनियरिंग का ज्ञान है, वो उस एग्जाम के अनुकूल नहीं है। उस एग्जाम के अनुकूल क्या विषय होते हैं? हिस्ट्री होता है, पॉलिटिकल साइंस होता है, इकोनॉमिक्स होता है। तो मैं फिर इस विषय में आ गया। ये रियल आंसर है, सच बोल रहा हूं ना मैं, देखो इट्स ए रियल आंसर। तो जो रियल हो वो बताओ, जबरदस्ती मैनिपुलेट करके अपने आंसर मत बनाओ कि साहब मैं तो बी कर रहा था, तो मेरे कॉलेज में एक एसडीएम साहिबा आई लाल बत्ती से, उनका कार्यक्रम देखा तो मैं इंस्पायर्ड हो गई उनसे। सनी देओल आता तो गांव कॉलोनी के हैंडपंप उखाड़ते क्या फिर इंस्पायर होके? नहीं, इंस्पायर किसी से नहीं होना। प्रोफेसर क्यों बनना चाहते हो? मम्मी पापा की इच्छा, ये गलत आंसर। बचपन की इच्छा, ये भी गलत आंसर। क्यों बनना चाहते हो? सब मेरी पढ़ाने में अभिरुचि है, शैक्षणिक अभिरुचि है, सरकारी नौकरी की चाहत है। एक सरकारी नौकरी मिल जाए, और टीचिंग से अच्छी कोई सरकारी नौकरी हो नहीं सकती। मेरी शिक्षण में अभिरुचि है, इसलिए मैंने यूजीसी नेट किया, इसलिए मैं पीएचडी रनिंग कर रहा हूं, इसलिए मैं इसमें आना चाहता हूं। सर अगर वो इस क्वेश्चन पे मतलब उसका आंसर हम लोग ये देते कि हम लोगों को टीचिंग में अभिरुचि है, तो वो ऑप्शन देंगे कि आप मतलब प्राइमरी में भी जा सकते हैं। बिल्कुल, देखिए टीचिंग में अभिरुचि है, जो भी मिल जाएगा हम उसमें ज्वाइन करेंगे, लेकिन जो प्रोग्रेसिव है, जो आगे बढ़ने की क्षमता, उसमें हम आगे बढ़ेंगे। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल ड्यूटीज में लिखा हुआ है कि प्रत्येक मनुष्य को सतत उत्कर्ष की ओर बढ़ने के लिए प्रयास करना चाहिए। सपोज कीजिए नेहा वारिया जी अगर प्राइमरी स्कूल में टीचर बन गई और एपी की वैकेंसी आई, तो आप भरेंगे नहीं फॉर्म? भरेंगे। आपकी टीचिंग में अभिरुचि है, आपको जो भी जॉब मिलेगा टीचिंग का आप करेंगे, लेकिन जो भी सर्वश्रेष्ठ होगा उस तक पहुंचना आपका संवैधानिक दायित्व है। इट्स योर कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी, फंडामेंटल ड्यूटी है ये। हाँ, ये जरूर पूछ सकते कि आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपसे बोलेंगे हाँ बिल्कुल कर रहे हैं साहब, झूठ क्यों बोलना। उनके पास सब आंकड़े रहते हैं कि हाँ इसने प्री का भी फॉर्म भरा है, कट से 2 मिनट में निकाल लेंगे। तो बोलते हैं हाँ सब कर रहे हैं। बोले अगर आपका एमपीपीएससी में सिलेक्शन हो गया तो आप तो उधर चले जाओगे। बोले नो सर, असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी क्लास 2 की नौकरी है, एमपीपीएससी के थ्रू यदि मुझे क्लास 3 की नौकरी मिलती है तो मैं एपी को कंटिन्यूस करूंगा, लेकिन अगर मुझे क्लास 2 डिप्टी कलेक्टर डीएसपी की नौकरी मिलती है तो मैं उधर कंटिन्यूस करूंगा। ये सत्य है, ये सत्य है, ये सत्य ही बोलना है आपको। आपको बहुत सारे लोग आंसर्स तैयार करवाएंगे, नहीं, जो ट्रुथ है वही बोलो, जो सत्य है। मैं आपकी जगह होता हूं यही करूंगा। मैं अगर मैं एपी बन गया हूं और पीएससी से मुझे नायब तहसीलदार मिल रहा, मैं नहीं जाऊंगा नायब तहसीलदार में। वो क्लास 3 की जॉब है, पे स्केल कम है उसका एपी से, मैं नहीं जाऊंगा। मैं अपना नुकसान क्यों कराऊं? अगर मैं जाऊंगा तो मेरी नियत पसंद है, ये आदमी भ्रष्टाचार करने के लिए जा रहा है वहां पर, ये समझेंगे ना, ये आदमी भ्रष्टाचार करने के लिए जा रहा है। मैं क्लास 3 में नहीं जाऊंगा, लेकिन क्लास 2 में ऐसी जॉब क्लास 2 में भी जिसका पे स्केल एपी के लगभग है, क्योंकि एपी से ऊपर किसी का नहीं है। डिप्टी कलेक्टर का पे स्केल एपी से कम है, लेकिन ग्रेड उसकी क्लास 2 की है, एपी से मिलता जुलता है, लगभग है, थोड़ा बहुत कम भी है, तो मैं प्रशासनिक सेवा में चयन करूंगा। बोले क्यों भाई? बोले साहब प्रशासनिक सेवा का दायरा विस्तृत होता है। सीधी सी बात, असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में आपका दायरा आपकी क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास, चौथी क्लास, आप दिन भर में 100-200 विद्यार्थियों को प्रभावित करोगे, लेकिन एक प्रशासक के रूप में तो पूरी समाज ही आपकी क्लास है। आप दिन भर लोगों की प्रभावित करोगे, दिन भर लोगों की सेवा करोगे। यहां पर आप सिर्फ विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हो, वहां पर आप पूरी सोसाइटी को सर्व करोगे। तो जो भी सच है वो बोलना। मैं आप यहीं पर बोल रहा हूं आपको, विद्यार्थी यहां फंस जाता है। वो क्या करता है, उसको लगता है कि पता नहीं सामने वाला क्या सोचेगा। आप उनकी चिंता मत करो,
वो सिर्फ आपके मुख से सत्य बात सुनना चाहते हैं, और सत्य भले ही थोड़ा कड़वा हो, लेकिन सत्य सत्य होता है। असत्य कितना भी मीठा हो वो नुकसान ही करता है। तो जो सच है आपको उसको बोलना है। क्लियर हो गया? ये पूछेंगे आपसे और हाँ मेरा डबल कीजिए। हाँ लेकिन मैंने एक को डेस्क में नहीं दिखाया। अच्छा अच्छा मैनेजमेंट से ये किया हुआ है। हाँ 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 तो वहाँ पे मतलब जो पिछली भर्ती आई थी कॉमर्स में मैनेजमेंट अलाइड सब्जेक्ट था। कि जब मुझे पता चला कि मैनेजमेंट को हटा दिया गया है तो मैंने फिर एमकॉम भी किया। तो मैंने मैनेजमेंट को दिखाया। नहीं, दिखा भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें, है ना? मैडम ने कहा कि सामान कितना कम होगा। नहीं, देखिए जो सामान जरूरी है वो तो बताना पड़ेगा ना। आपने जब फॉर्म भरा होगा तो उसमें एक अभिकथन शपथ ली होगी उसमें ना, कि मैं सत्यनिष्ठा पूर्वक शपथ करता हूं, मैं कोई भी इंफॉर्मेशन गलत नहीं दूंगा और छुपाऊंगा भी नहीं, लिखा है ना उसमें। आप उसको पढ़िए, देखिए, मैं सुनाता हूं आपको, इसमें होगा आखिरी में। देखिए, उम्मीदवार द्वारा घोषणा, इसको सुनिएगा ध्यान से आप, है ना? आप सबके जवाब क्लियर हो जाएंगे। मैं एतद द्वारा घोषित करता हूं, करती हूं कि जहां तक मेरा ज्ञान और विश्वास है, इस जानकारी पत्रक में मेरे द्वारा अर्जित समस्त प्रमाण पत्र अभिलेखों के अनुसार ही सभी प्रविष्टियां सावधानी पूर्वक अंकित की गई हैं, जो कि पूर्णतः सही हैं। मैं यह भी घोषणा करता हूं, करती हूं कि यदि मेरे द्वारा कूट रचित भ्रामक त्रुटिपूर्ण जानकारी अंकित करने पर मेरे विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा सकेगी, जिसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार रहूंगा। ठीक है ना? तो इसमें यह भी आ रहा है कि मैं कोई जानकारी छुपाऊंगा नहीं आपसे, है ना? क्योंकि छुपाना मतलब त्रुटि, भ्रम। किसी चीज को छुपा रहे हैं आप आयोग से तो त्रुटि है ना। तो आपको छुपाना क्या के लिए? देखिए, जो चीज आपने अपनी योग्यता से प्राप्त की है उसको छुपाया थोड़ी जाता है ना? तो छुपाना भी एक तरीके का अपराध हो जाता है। तो आप छुपाइए मत, आप तो लिखिए, प्रश्नों की चिंता मत कीजिए। प्रश्न और ब्रॉड होंगे, आप जवाब दीजिए उनका, मैच जीतिए, है ना? 10 ओवर का मैच को जीतना कठिन काम है कि 60 ओवर के मैच को जीतना कठिन काम है? 10 ओवर वाले कठिन काम है, बहुत फास्ट खेलना पड़ता है। 60 वाले में आपके पास अवसर रहता है, आपका ज्यादा प्रश्नों की संभावनाएं क्रिएट होंगी। तो अपने डेफ को पूरा भरिए, ईमानदारी से भरिए, कुछ भी छुपाइए मत आप, ठीक है ना? वो गलती कहां होती है? वो हॉबी वाले सेक्शन में करते हैं एक्चुअली। वो जो मैडम ने जो बात कही थी ना, वो हॉबी वाले सेक्शन के संदर्भ में थी। हॉबी 1 2 3 4 5 6 खूब सारी भर दी लेकर के। वो आवश्यक नहीं है भाई। आप सफर में जाते हैं तो टूथब्रश तो एक ही रखते ना, टूथपेस्ट भी एक ही रखते हैं कि 4 टूथपेस्ट 6 टूथब्रश, ऐसा है क्या? नहीं, वहां पर एक ही जानकारी दीजिए। एक ही हॉबी पर्याप्त है, एक ज्यादा से ज्यादा 2। लेकिन जैसे आपने 3-4 की तो फिर वो समझ जाते हैं अरे ये तो इंप्रेस करने की कोशिश कर रहा है। तो हॉबी वाला जो सेक्शन है ना, उसको ध्यान से बढ़ना है अपने को ना। चलिए, अब यहां तक आ गए अपन, है ना? हाँ जी, हाँ जी। हॉबी में मैंने लोग संगीत सीखा है, तो सोल पत्र में किया, तो वो छोड़ सकते हैं। हाँ हाँ, अच्छा, लोक संगीत में आपने पीएचडी किया है? वो अभी उसी में करा। और देखिए क्या हुआ, मैं आपको बता दूं। देखिए, इसमें भी क्या लिखा हुआ है, शब्द को ध्यान से पढ़िएगा आप, है ना? देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि आप अपने संबंध में यदि कोई विशेष जानकारी जो आपके चयन में सहायक हो, पीएचडी आपके चयन में सहायक है, जैसे अभिरुचियां, प्रकाशन आदि के संदर्भ में जानकारी देना चाहे तो संक्षेप में अंकित करें। तो आपके चयन में जो भी सहायक जानकारी है वो तो लिखें, संक्षेप में लिखें, और अपनी हॉबी भी लिखें, ठीक है ना? जैसे आपकी हॉबी क्या है? लोक संगीत सुनना, है ना? और साथ में पीएचडी किया है, तो एक अभिरुचि हो गई और दूसरी आपकी योग्यता दर्शा रही है ना? तो आप बिल्कुल उल्लेख कीजिए उसका, जो आपके चयन में सहायक हो, है ना? आपसे पूछ सकते हैं भाई जो लोक संगीत सुनते हैं आप, ये आपके चयन में किस प्रकार सहायक है ना? अभी मत तैयार कीजिए, मैं तो प्रश्न बता रहा हूं कि किसका एक प्रश्न पूछ सकता है। आपने जिस टॉपिक में पीएचडी की है, ये पीएचडी आपके चयन में किस प्रकार सहायक है, ठीक है ना? तो जो आपके चयन में सहायक हो ऐसी हॉबी होना चाहिए। समाचार पत्र पढ़ना हॉबी नहीं होती, ये मजबूरी है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए।
ठीक है ना। तो कई लोग लिख देते समाचार पत्र पढ़ना, है ना, ये इट्स नॉट ए हॉबी। ओके, मेरे लास्ट लेक्चर में कितने लोग बैठे थे वहां पे? हाँ, तो बहुत सारे लोग नहीं बैठे थे। तो मैं आपको एक कहानी सुना देता हूं मैं, कि हॉबी और प्रोफेशन दोनों में अंतर होता है। अब सपोज कीजिए आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएं, तो आप अपनी हॉबी लिख सकते हैं टीचिंग, ये तो ड्यूटी है भाई आपकी। मैं अपनी हॉबी में टीचिंग लिख सकता हूं? नहीं है, मेरी ड्यूटी है भाई। तो अब आपके खेती किसानी होती है, मैं किसानी का काम करता हूं, ये मेरी हॉबी है। नहीं भैया, ये ड्यूटी है आपकी। पिताजी के खेत है तो आप उसमें सपोर्ट करते हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है, कर्तव्य है, हॉबी नहीं है ये। हॉबी को आप कैसे समझ सकते हैं? मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं, दूसरी कहानी सुनाऊंगा आपको इस बार, वो वाली कहानी अलग है, ठीक है ना। एक है साहब, वो फिल्म सेंसर बोर्ड के सदस्य हैं, उनका काम है फिल्मों को सर्टिफाइड करना। वो 10:30 बजे ऑफिस पहुंचते हैं, चाय वगैरह पी करके अपने थिएटर में आ जाते हैं। वहां पर सुबह से शाम तक उनको फिल्में दिखाई जाती है, उनको देख करके वो सर्टिफाइड करते हैं, A, B, C, D, ये सीन कट करो, ये कट करो, ये कट करो, और शाम को 6 बजे तक वो थिएटर से बाहर निकल आते हैं। ठीक, फिर घर आते हैं, बड़े थके हुए रहते हैं, बहुत फिल्में देख ली आज, बड़े थके हुए रहते हैं, खुरपी उठाते हैं, गार्डनिंग करते हैं गार्डन में जाकर के, तो उनका माइंड रिलैक्स हो जाता है, उनकी थकान पूरी दूर हो जाती है। यहां पर फिल्में देखना उनका प्रोफेशन है, गार्डनिंग करना उनकी हॉबी है। अब एक माली काका है बेचारे, वो सुबह से खुरपी गेती फावड़ा लेके निकलते हैं, ये गार्डन वो गार्डन वो गार्डन वो गार्डन, 6 बजे तक बेचारे वही चला चला करके थक जाते हैं। फिर घर आते हैं, अपना टीवी खोलते हैं, नेटफ्लिक्स पर एक मूवी देखते हैं और रिलैक्स हो जाते हैं। माली काका के लिए गार्डनिंग उनका प्रोफेशन है और फिल्म देखना उनकी हॉबी है। ठीक है ना, समझ में आया ना आपको? अभिरुचि या हॉबी से तात्पर्य एक ऐसी क्रिया से है जिसको करने से आपके मस्तिष्क की थकान दूर होती है, आप अपने आप को ऊर्जावान महसूस करते हैं। हो सकता है आपकी हॉबी किताब पढ़ना हो सकता है आपकी हॉबी कथक डांस करना हो सकता है आपकी हॉबी OTT पर फिल्म सिनेमा देखना हो सकता है आपकी हॉबी साइकिलिंग करना हो, योग करना हो, डायरी लेखन हो, लोक संगीत हो, लोक नृत्य हो, गाना गाना हो, गाना सुनना हो, मतलब ऐसा कोई भी कार्य जिससे मस्तिष्क ऊर्जावान महसूस करो और हम अपनी पूरी थकान दूर हो जाए, दैट इज हॉबी। चेस खेलना हॉबी है, कैरम खेलना हॉबी है, क्रिकेट खेलना हॉबी है, लेकिन कभी भी हॉबी मित्रों से पूछ के मत भरना। मैंने बहुत इंटरव्यू लिए अभी इस बार PSC के, बहुत इंटरव्यू, आधे से ज्यादा क्रिकेट खेलना क्रिकेट खेलना क्रिकेट खेलना। फिर मैं ईमानदारी से पूछता हूं, बेटा बताओ तुमने आखिरी बार क्रिकेट कब खेला था? बोले सर मैं कक्षा 10वीं पढ़ता था, तब रबड़ बॉल से गली में क्रिकेट खेलते थे। तो हमने लगा फिर क्यों भर दिया? दोस्तों से पूछ के भर दिया। दोस्तों से पूछ के, मेरे पास मैसेज, सर मैं अपनी हॉबी क्या लिखूं? बोलते यार हॉबी तुम्हारी मैं कैसे बताऊं? एक बंदे ने पूछा सर मेरा नाम ये है और मेरा सरनेम ये, इसका अर्थ बता दो। हमने बोला भैया नाम तुम्हारा सरनेम तुम्हारा, अर्थ मैं कैसे बताऊं? तो अपनी हॉबी आप लोग खुद चयनित करें, ठीक है ना, और उस हॉबी पर पूरी तैयारी होना चाहिए। फिर आपकी अगर आपकी चेस खेलने की हॉबी है तो आपको डी गुकेश के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है ना, उन्होंने किसको, डिंगलेरेन को हराया, कौन से राउंड में हराया, शतरंज की शुरुआत कहां से हुई, शतरंज के बारे में पूरी जानकारी होना चाहिए आपको, क्योंकि हॉबी एक इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है। नहीं, ऐसा कोई नहीं होता कि हॉबी ना हो। अगर आप मनुष्य है ना तो आपकी हॉबी जरूर होगी, आप फाइंड आउट नहीं कर पाए, बस पहचान नहीं पाए अपनी हॉबी को। हो सकता है आपकी अपनी हॉबी बुजुर्गों के साथ बैठ करके बातचीत करना हो, लेकिन आपको पहचान समझ में नहीं आ पाया। हो सकता है आपकी हॉबी छोटे छोटे बच्चों की इकट्ठा करके उनको पढ़ाना हो सकता है आपकी हॉबी लोगों को मार्गदर्शन देना हो। अगर हम इंसान हैं, इफ वी आर ह्यूमन, तो नेचुरली हमारी कोई ना कोई हॉबी जरूर होगी, बस ये कि हम उसको फाइंड आउट नहीं कर पाए, पहचान नहीं पाए। बिना हॉबी के कोई मनुष्य नहीं हो सकता, वो सामाजिक प्राणी है। बिना हॉबी के क्या सोशल एनिमल जिंदा रह सकता है? नहीं रह सकता, क्योंकि इतने तनाव हैं जीवन में हमारे, उन तनाव को दूर करने के लिए कुछ ना कुछ तो करते हैं। दारू पीना हॉबी नहीं हो सकती। बोलो साहब तनाव को दूर करने के लिए मैं तो पीता हूं गम भुलाने के लिए, ये हॉबी नहीं है, है ना। तो हॉबी जरूर होती फाइंड आउट करना।
नहीं फाइंड आउट कर पाओ तो मेरे साथ बैठना, आधा घंटे की काउंसलिंग में मैं आपकी हॉबी मैं फाइंड आउट कर लूंगा, लेकिन बिना आपके साथ बैठे मैं नहीं बता पाऊंगा कि नरपत भैया की क्या हॉबी है। अगर हॉबी तो हम उसमें देखी है, अगर उसके अलावा कुछ चीजें पसंद हो परिचय देते वक्त उनको बता सकते हैं? परिचय देते वक्त बता सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं उनको, है ना, शॉर्ट में, है ना। हॉबी का तो एक ही कॉलम है, लेकिन आपका 3 लाइनें हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी अन्य कोई जानकारी जो आपके चयन में सहायक हो आप लिख सकते हैं। ऊपर एनसीसी एनएसएस का कॉलम है, आप लिखिए उसको, लेकिन अगर एनसीसी लिखा है तो क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, एनएसएस लिखा है तो क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, ठीक है ना। तो जो भी इंफॉर्मेशन आपने यहां पर दी है उससे संबंधित आपसे प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। बाहा इंडिया बहुत अच्छी हॉबी है भाई ये तो, है ना, जिसकी भी है डेफ। हाँ, एक चीज और, यदि आप किसी जॉब में हैं, गवर्नमेंट जॉब में या प्राइवेट जॉब में, और आपने डेफ में उसका उल्लेख किया है, गवर्नमेंट जॉब का तो उल्लेख करना जरूरी होता है, प्राइवेट का नहीं भी करें तो चल जाता है, लेकिन अगर आप किसी जॉब में हैं तो आपसे जॉब रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाए। आप में से कितने लोग जॉब में हैं किसी? अरे बहुत बढ़िया, बच गए, है ना। नहीं तो बहुत क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, अगर पटवारी होते तो छील देते बिल्कुल। पटवारियों से तो बेचारों को बहुत परेशान करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन उनसे पूछ लेते, भैया अखबारों में पटवारियों के बारे में खूब आता है, रंगे हाथों पकड़ा गया, तो ऐसा क्यों करते हैं आप लोग? बेचारा क्या जवाब दे? तो मैंने तैयार करवाया कि भैया हर पटवारी भ्रष्ट नहीं होता, 10-20 करप्शन करते पकड़े जाते हैं, बदनाम बेचारे सब हो जाते हैं, है ना। तो जॉब में नहीं है तो अच्छी बात है, आपका डेप्थ छोटा हो गया, नहीं तो बहुत बहुत प्रश्न पूछते हैं उससे। ऐसा तो नहीं जैसे मतलब बहुत से जो है एपी के लिए एक्सपीरियंस है बाकी सब लोगों के पास, हम लोग अभी फ्रेशर्स हैं, थे नहीं एक्सपीरियंस, तो नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अनुभवी गैर अनुभवी से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने इंटरव्यू में कैसा परफॉर्मेंस दिया है ना, उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। मैंने तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये भी देखा है कि जो गुरु था पढ़ाने वाला वो भी एग्जाम में बैठा, चेला भी एग्जाम में बैठा, गुरु फेल हो गया, चेला चयनित हो गया, गुरु गुड़ चेला शक्कर, ठीक है ना। तो आप उसकी चिंता मत कीजिए, जो गैर अनुभवी है उसके पास ज्यादा अच्छा नॉलेज, उसके पास फ्रेश नॉलेज है, उसके पास ताजा ज्ञान है, और जिसके पास अनुभव है वो कुएं का जल है, ठीक है ना। तो आप उसकी चिंता मत कीजिए, एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू आप क्या परफॉर्म करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। अनुभवी लोगों के साथ ज्यादा एक्सपेक्टेशन जुड़ जाती है उनके साथ, उनसे और हाई फाई क्वेश्चन पूछते हैं जिसमें फिर वो स्लिप में आ जाते हैं कई बार। आप लोगों से उतने हाई फाई क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, ठीक है ना। हाँ, एक चीज और मैं आपको बता दूं, आप एपी का देने आ रहे हैं तो वहां पर एक बोर्ड भी लगा हो सकता है, जैसा मैंने पहले देखा है, इस बार की मुझे जानकारी नहीं है। आपको एक टॉपिक दे देंगे और मार्कर दे देंगे कि सर आप मुझे ये टॉपिक पढ़ाइए, तो आप जाकर के पढ़ाएंगे वहां पे, फिर अब आपको बोलेंगे अच्छा वेरी गुड, आज आइए बैठ जाइए, फिर आपने जो पढ़ाया उसके ऊपर क्वेश्चन पूछ लेंगे। तो अपना एक टॉपिक तैयार करके रखना कि अगर मुझसे पढ़ाने के लिए बोले तो मैं उसको पढ़ा दूं वहां पर, और आप देखना आपके अपने विषय में कोई ना कोई एक ऐसा टॉपिक होगा जिस पर आपकी जबरदस्त पकड़ होगी, जबरदस्त पकड़ होगी। सर जैसे दिनांक और विषय जानना जरूरी है, जैसे टॉपिक पढ़ा लेंगे। हाँ, देखिए क्या होता है कि क्लास में जा रहे हैं ना, क्लास में जाते साथ ही आप कॉर्नर पे डेट डालें, दिन लिखें और वहां पर टॉपिक का नाम लिखें, फिर उसको पढ़ाना शुरू करें। मतलब ऐसा नहीं कि चौक डस्टर कार्ल मार्क्स का द्वंद्वात्मक प्रतीकवाद, डेट एट सब जैसे क्लास में पढ़ाते हैं, है ना, वो आपको वो देख रहे हैं। हाँ जी, समय वो आपसे ज्यादा देर नहीं बोलेंगे, वो मुश्किल 2-3 मिनट। ब्लैक बोर्ड पे समय, वहां पे समय लिखना नहीं। हाँ समय लिख दो ना, आप मोबाइल घड़ी पहने रहोगे, टाइम लिख दो उसमें 3:15, है ना। हाँ, डेट डाल दो, दिन डाल दो, समय डाल दो, विषय डाल दो और टॉपिक लिख दो और फिर पढ़ाना शुरू करो। तो अपना एक टॉपिक छांट के रखिएगा आप लोग, क्योंकि वो टॉपिक वो नहीं देंगे, वो बोलेंगे आप कोई भी टॉपिक उठाइए पढ़ाइए, ठीक है ना। वो आपसे खुद पूछेंगे आप किस टॉपिक पर हमें पढ़ाना पसंद करेंगे। सर मैं जीएसटी पर पढ़ाऊंगा, ठीक है, यस पढ़ाइए, जीएसटी पढ़ा दिया। सर मैं मार्क्स के बारे में पढ़ाऊंगा, तो मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद समझा दो। सर मैं दुर्खिम का आत्महत्या सिद्धांत पढ़ाना पसंद करूंगी, वो पढ़ा दीजिए। सर मैं मुंशी प्रेमचंद के बारे में पढ़ाना पसंद करूंगा,
वो पढ़ा दीजिए आप। अगर सर उनके अकॉर्डिंग दिया जाए तो देखिए उनके वैसे उनके अकॉर्डिंग देते नहीं वो लोग, वो जानते हैं कि बच्चे बेचारे, है ना। अगर उनके अकॉर्डिंग दिया गया है तो आप बोल सकते हैं महोदय अगर आपको टॉपिक आता है तो पढ़ा दीजिए, नहीं आता है तो महोदय मैं ये टॉपिक मुझे ज्यादा क्लियर नहीं है, तो क्या मैं अपने अनुसार कोई टॉपिक पढ़ा सकता हूं अगर आप अनुमति दे तो। देखिए विनम्रता से कही गई हर बात सुनी जाती है, आप इसमें बिल्कुल ट्रिकी गेम खेल सकते हैं। महोदय मुझे इस टॉपिक में थोड़ी सी दिक्कत है, यदि आप अनुग्रहित करें, परमिशन दें, क्या मैं अपनी पसंद का कोई टॉपिक पढ़ा दूं आपको? यस यस पढ़ा दो बेटा, पहुंच जाऊं। मतलब कुल मिलाकर के शब्दों की बाजीगरी है ना। पिताजी से सीधे सीधे पैसे मांगोगे तो नहीं देंगे, विनम्रता से मांगोगे तो बिल्कुल देंगे। वो लोग भी सब है ना आपके दादा पिता की एज के लोग हैं और अच्छे लोग हैं, अच्छे लोग हैं वो, ऐसे अड़ियल टाइप के लोग नहीं है। आप विनम्रता से बोलोगे तो आप अपना प्री टॉपिक पढ़ा दो फिर, ठीक है ना, बिल्कुल कर सकते हो। तो अपना एक टॉपिक आप लोग सब लोग तैयार कर लीजिए, कोई सा भी एक टॉपिक, ठीक है ना। आपका विषय क्या है? जूलॉजी में आप तैयार, अरे बैठो बैठो आराम से ना, आराम से जूलॉजी का कोई भी टॉपिक निकाल लीजिए, है ना। जूलॉजी के हमारे पास एक एक्सपर्ट हैं मॉक के लिए। हाँ, और आपका टॉपिक क्या था पीछे? हाँ समाज शास्त्र, तो बैठ जाइए। तो आपका बेटा? हाँ तब पता आपका सोशियोलॉजी, हिंदी साहित्य, आपका पॉलिटिकल, लॉ, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, कॉमर्स, हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, आपका सोशियोलॉजी। बस अपने कोई फेवरेट टॉपिक निकाल लीजिए। मैं तो बोल रहा हूँ दुर्खीम का आत्महत्या सिद्धांत पढ़ दो, सबसे बेस्ट है, उसको प्रेजेंट से जोड़ सकते हैं, ठीक है ना। और नहीं तो मैक्स वेबर का प्रोटेस्टेंट एथिक्स तैयार कर लो, बहुत शानदार टॉपिक है ना। प्रोटेस्टेंट एथिक्स मैक्स वेबर का पढ़ा है ना आपने? उन्होंने किताब लिखी थी प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, उसकी विश्लेषण कर दो आप। पॉलिटिकल साइंस के हो तो यहां पर गेम खेल सकते हो आप, दीनदयाल उपाध्याय जी पढ़ा दो, वो भाजपा वाले हैं सब वो, और जब आपने दीनदयाल उपाध्याय पढ़ा, अरे नरपत भैया तुमने तो मैदान जीत लिया, हमारी विचारधारा वाली बात कह दी। वीर सावरकर पढ़ा दो, है ना, राम मनोहर लोहिया पढ़ा दो, मार्क्स साक्स मत पढ़ाना, गांधी जी भी मत पढ़ाना, है ना। आप तो दीनदयाल उपाध्याय का एकात्म मानववाद समझा दो बोर्ड पर जाकर के। कॉमर्स वाले हैं, आप जीएसटी पढ़ा दीजिए, है ना, जीएसटी काउंसिल के ताजे फैसले वो पढ़ा दीजिए, आप अपडेटेड टॉपिक, ठीक है ना। टैक्स सिस्टम, टैक्स रिफॉर्म्स इन इंडिया, उसके ऊपर पढ़ा दीजिए आप। केलकर कमेटी की रिपोर्ट पढ़ा दीजिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ा दीजिए आप, ठीक है ना। बैंक के नोट जारी करने की मेथड बता दीजिए आप, मिनिमम रिजर्व स्टॉक समझा दीजिए आप, ठीक है ना। तो अपना एक टॉपिक तैयार करके रख लीजिए आप लोग, फेवरेट टॉपिक, और वो टॉपिक किसी दूसरे को नहीं बताना है, वो टॉपिक अपने तक रखना है। नहीं पता चला सबके सब दुर्खीम का आत्महत्या सिद्धांत पढ़ा रहे हैं, सबके सब दीनदयाल उपाध्याय पढ़ा रहे हैं, है ना। वो टॉपिक अपने तक रखिए आप, कुछ चीजें गोपनीय रखना पड़ेंगी, ओके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। हाँ जी, हाँ आपने जो टॉपिक पढ़ाया है उसके ऊपर आपसे बातचीत करेंगे, है ना, उसके ऊपर आपसे बातचीत करें, क्योंकि आपको इस टॉपिक पे पकड़ है तो उससे जो भी क्वेश्चन पूछे आप उनका जवाब दे सकते हैं, है ना। फिर भी कोई गेंद कठिन आ जाए छोड़ दो गेंद, शॉट मत मारो, नहीं तो आउट हो जाओगे। थिंकर्स के अलावा दूसरे टॉपिक भी पढ़ा सकती हैं आप। थिंकर्स के अलावा सोशियोलॉजी में तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं, महिलाओं की समस्याएं हैं, है ना। कोई ताजा टॉपिक उठा लीजिए, जैसे अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 2013 के पॉश एक्ट पर चिंता जाहिर की, ठीक है ना। अब पॉश एक्ट की शुरुआत भंवरी देवी वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान से होती है, जो विशाखा गाइडलाइन में कन्वर्ट हुई है। विशाखा गाइडलाइन से फिर वो 2013 का पॉश एक्ट बना, प्रिवेंशन, हाँ कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से सुरक्षा देने वाला कानून, ठीक है ना। पॉश, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट इन वर्किंग एरिया, ये पढ़ा सकते हैं एज ए वुमेन, आप इसको बता सकती हैं, ठीक है ना। क्योंकि आप कॉलेज में प्रोफेसर बन के आएंगे तो इस एक्ट को लागू करने की जिम्मेदारी भी वहीं के एक प्रोफेसर के ऊपर ही होती है,
ठीक है ना। वहां पर आपको बहुत सारे नॉन टीचिंग काम करना पड़ेंगे, उनमें से एक ये भी होगा, ठीक है ना। फिर शी बॉक्स भी बता दीजिए आप, उसमें सेक्सुअल हैरेसमेंट, इकोनॉमिक, इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आप अपना टॉपिक, जरूरी नहीं थिंकर्स ही हो, कोई भी टॉपिक उठा सकते हैं, सब्जेक्ट से रिलेटेड होना चाहिए बस। ये सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा आपका, पूरे इंटरव्यू का की फैक्टर रहेगा। अगर आपने इफेक्टिवली पढ़ा दिया, इसका आप अभ्यास घर पे कीजिए, छोटा सा बोर्ड लगा करके पढ़ाना शुरू कर दीजिए, भले कोई देखे नहीं देखे, खुद तो देख रहे हैं ना हम। तो ऐसा अभ्यास कीजिए, 5 मिनट तक एक ही टॉपिक को पढ़ाएं घर पर, उसी टॉपिक को पढ़ाएं बाहर, नया टॉपिक ना निकालें रोज रोज, उसी टॉपिक को पढ़ाते, एक ही टॉपिक, और वही टॉपिक जाकर के वहां पढ़ा दीजिएगा अपन को। उस टॉपिक से रिलेटेड क्या क्या क्रॉस क्वेश्चन बनना है, उनके संभावित जवाब तैयार कर लीजिएगा। दैट्स इट। टाइम क्या हो गया? 2:45 हो गया समय ना। किसी कोई क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ लो भाई। मैंने आपको डेफ से संबंधित पूरी बातें बता दी है ना। जब वहाँ पर डेप्थ चेंज करना हो तो कर सकते हैं आप, वहां जाकर के इंटरव्यू देने के पहले आपसे डेफ आपके सामने रखेंगे, उसमें कोई चीज ऐड करना तो आप कर सकती हैं। तो पुराने वाले से दिक्कत तो नहीं आएगी, ऐड करूंगा जानकारी? नहीं, कोई दिक्कत नहीं आती, कोई ऐसी कोई समस्या नहीं आती। वहां पर बड़ा लिबरल है उनका मामला, आप उसको जाकर के अपना दूसरा डेफ भी दे सकते हैं उनको। हाँ, पूरा सेट वापस बुलवा लेते हैं। हाँ, वो कारण पूछेंगे आपसे, है ना, कि यूजी और पीजी में गैप क्यों है। उस गैप का रियल कारण अगर आपको पता हो तो मुझे बता दीजिए, नहीं पता हो तो फिर मैं जवाब तैयार कर। हाँ जी, यस बिल्कुल, दैट्स इट। एक करेंगे। हाँ ये पूछेंगे कि आप उसमें सफल नहीं हुए। हाँ, तो नहीं हुए ना सफल भी, नहीं तो क्यों नहीं हुए सफल। देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, कहीं ना कहीं मेरे प्रयासों में कुछ कमी रही होगी, स्वीकार कर लीजिए अपनी कमजोरियों को। निगेटिव नहीं जाना, आयोग की गलती नहीं बताना, एग्जाम टाइम पर नहीं होती, ये सब वो नहीं बोलना। मेरे महोदय, मेरे प्रयासों में कहीं ना कहीं कोई कमी रही होगी जिसके कारण मैं उसमें सफल नहीं हो पाया, लेकिन मेरे प्रयास लगातार जारी रहे, जिसका नतीजा है कि मैं आपके सामने साक्षात्कार के लिए पुनः उपस्थित हूं, है ना। देखिए कमी भी बता दी और अपनी ताकत भी बता दी कि उसी तैयारी का नतीजा कि मैं आपके सामने बैठा हूं आज, है ना। हाँ सर, बड़वानी जिले के बारे में मतलब डिटेल में ये करना पड़ेगा। नहीं, देखिए बड़वानी जिले का शॉर्टकट तो कुछ नहीं होगा भाई। आप क्या कीजिए, बड़वानी जिले के पर्यटक स्थल देख लीजिए, है ना, पता होंगे, 52 गजा, है ना, नाग मंदिर, नागलोक, नागझिरी, है ना, और तीर गोला है एक बड़वानी शहर के बीच में बना हुआ, है ना, नर्मदा नदी है। तो बड़वानी जिले के पर्यटक स्थल देख लीजिए, बड़वानी जिले में उद्योग की संभावनाएं देख लीजिए, बड़वानी जिले में फूड प्रोसेसिंग उद्योग की संभावनाएं देख लीजिए, क्योंकि खाद्य प्रसंस्करण की अपूर्व संभावना है बड़वानी में, ठीक है ना। बड़वानी का ओडीओपी देख लीजिए, हर जिले का ओडीओपी, जीआई टैग देख लीजिए, और वहां के कुछ प्रसिद्ध हस्तियों के नाम देख लीजिए। जंग आजादी में आपके जिले का क्या योगदान रहा है उसको देख लीजिए। हाँ जी, सतपुड़ा, हाँ सतपुड़ा रेंज निकलती है। तो अपने नहीं, ज्यादा भौगोलिक में मत जाइएगा, है ना। वो जो प्रश्न पूछेंगे वो आपसे इसी के इर्द गिर्द ही पूछेंगे। पर्यटक स्थल, उद्योग, फूड प्रोसेसिंग और महान व्यक्तित्व, आजादी में योगदान और प्रमुख उत्पाद, ठीक है ना। जीआई टैग, ओडीओपी कुछ हुआ आपके जिले का, वो देख लीजिएगा। अदरक है वहां पे ना। बड़वानी जिले में एक बहुत अच्छी संभावना पैदा हो रही है पपीते की, है ना, और पपीते का जो है ना मेडिकल इंडस्ट्रीज में बहुत यूज है। पपीते का जो रस होता है ना, चीरा लगाते हैं तो सफेद दूध निकलता है, लेटेक्स, उसका फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में बहुत डिमांड है उसकी, उस पपीते की, ठीक है ना। खरगोन के हैं तो बेड़िया मिर्च है ना, मिर्च मंडी एशिया की दूसरी सबसे बड़ी, पहली है गुंटूर कारम, दूसरी है अपनी बेड़िया। अलीराजपुर में तो कठियावाड़ा है भाई, जिसको मालवा का कश्मीर कहते हैं। नूरजहां आम है वहां पर, काजू की खेती के अनुकूल जमीन है वहां पर, कॉफी की खेती भी हो सकती है, ठीक है ना। और हाँ, महुआ है वहां पर, है ना, और मयूर अभ्यारण्य है,
अलीराजपुर में, झाबुआ में। अच्छा अच्छा। सर अलीराजपुर और मतलब झाबुआ ये दोनों जैसे पश्चिम में है, हाँ। पहले अलीराजपुर उसमें ऐड था झाबुआ। ये आपको पता होना चाहिए कि अलीराजपुर जिला कब बना, है ना। फिर आपसे आप लोगों से पूछेंगे झाबुआ का गांधी किसको कहते हैं, डॉक्टर महेश शर्मा, उनके बारे में शिव गंगा अभियान, हलमा, ये सब पता होना चाहिए ना। हाँ, भगोरिया, बालपुर का भगोरिया ज्यादा फेमस क्यों है ना? तो भगोरिया का मूल स्वरूप लुप्त हो गया है, अब जो स्वरूप है ये व्यवसायिक स्वरूप है। ऐसा क्यों कारण है? पहले मांदल वगैरह बजते थे, अब डीजे भी बजने लगे हैं, है ना। स्वरूप चेंज हो रहा है, बदलाव आ रहा है ना। तो यही सामान्य बातें है ना। तो अपना जिला तो तैयार होना चाहिए, तहसील। हाँ जी, धार से भोजशाला विवाद है आपका, धार में ना भोजशाला विवाद है। फिर धार जिले में कुक्षी और मनावर दो नए जिले बनाने की तैयारी हो रही है, लेकिन उस जिला एक ही बनेगा। तो आपसे पूछेंगे कुक्षी को बनाए कि मनावर को बनाए, ठीक है ना। तो आप मनावर को बना दीजिए, कुक्षी को ज्यादा आवश्यकता नहीं। कुक्षी को तो इधर दूसरे जिले के साथ जोड़ सकते हैं, लेकिन बड़वानी के साथ जोड़ सकते हैं, ठीक है ना। फिर इधर आ जाते अपन कुक्षी में, तो कुक्षी का बाघ शिल्प है ना, गुफाएं हैं, कौन सी बाघ गुफाएं हैं, ठीक है ना। फिर इधर धर्मपुरी में आ जाते हैं तो बेट आइलैंड है, उसमें बिल्वा मृतेश्वर महादेव का मंदिर है, ठीक है ना। मांडव है, दधीची, महर्षि दधीची से संबंध है। मांडव का ऐतिहासिक महत्व, ठीक है ना। तो धार जिला तो बहुत सारी, भोजशाला तो पूछेंगे ही आपसे, ठीक है। विवाद क्या है ना। पवन चक्की के लिए फेमस है ना। राजा भोज के बारे में आपसे पूछ सकते हैं, है ना। परमार वंश पूछ सकते हैं आपसे, मुंज भी पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो जिला तैयार रखो अपना आप लोग, है ना। जिला तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग के, आपका क्या जिला है? बैतूल। कुकरू खामला के बारे में पूछेंगे आपसे, फिर कॉफी के बारे में पूछेंगे, फिर एक सैम वर्मा ने मंदिर बनवाया वहां पर, रुक्मणी बालाजी मंदिर, है ना। फिर कुकरू बैतूल में आज जंग आजादी में एक सत्याग्रह हुआ था, घोड़ा डोंगरी सत्याग्रह, उसके बारे में आपसे पूछेंगे, है ना। अभी सर मुल्ताई के बारे में पूछा गया। मुल्ताई ताप्ती का मूल स्थान है, मूल ताप्ती से बना है मुल्ताई, है ना। तो आपसे ताप्ती का फ्लो चार्ट पूछेंगे, कहां से निकलती है सूरत होती हुई, कहां गिरती है जाके, ताप्ती का जल इतना प्रदूषित क्यों है, ठीक है ना। आप कहां से बेटा? हाँ, बैतूल से। आप बेटा? आप हाँ, बड़वानी से। आप? जबलपुर। आप? कट्ठीवाड़ा, है ना। हाँ, खरगोन से ऊन के मंदिर, है ना। खरगोन से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। हाँ, बड़वानी से डॉक्टर अनिल काकोड़कर एक वैज्ञानिक निकले, वो पूछते हैं उनके बारे में। खरगोन से है तो सुभाष यादव के बारे में पूछ सकते हैं, सहकारिता पुरुष, है ना। आप? अलीराजपुर। झाबुआ। आप भाई? धार से। बड़वानी। अलीराजपुर। झाबुआ। अनूपपुर से बनते हैं क्वेश्चन बहुत सारे ना। हाँ। क्या बनते बताओ अनूपपुर से? नर्मदा नदी पे बनेगा, जोहिला पे भी बनेगा, नर्मदा सोन और जोहिला पे बनेगा। नर्मदा पुराण की कहानी भी पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है ना। ट्रायंगल बनता है, लव ट्रायंगल, नर्मदा सोन और जोहिला के बीच में। जैसे मूल निवास उसमें लगाया है, मूल निवास कट्ठीवाड़ा का है। हाँ। आधार जो है वो अलीराजपुर का है। तो आपसे कट्ठीवाड़ा तो पूछेंगे, अलीराजपुर भी पूछेंगे। मैं बता रहा हूँ ना, आपके डेस्क में जो दिख रहा है, अगर आपकी कॉलोनी का एड्रेस है भगत सिंह मार्ग, हो सकता है आपसे भगत सिंह के ऊपर क्वेश्चन पूछ लो। उनको तो जो दिखेगा वो पूछेंगे। वो कोई क्वेश्चन नोट करके थोड़ी आते हैं कि किससे क्या क्वेश्चन पूछना हमें। वो तो डेस्क में जो दिख रहा है, फिर आप जो इन्फॉर्मेशन पुट कर रहे हो उनके सामने, वो बेस होगा, ठीक है ना। तो आप मान के लिए 60% आपका सब्जेक्ट और 40% ये वाला नॉलेज, ठीक है। और किसी को कोई क्वेश्चन? हाँ, पूछो बेटा। जैसे इंग्लिश मीडियम है और हिंदी मीडियम, तो कंफर्टेबल ना। मैं आपको क्लियर कर देता हूं, मैं प्रश्न समझ गया। देखिए क्या होता है, भले आप इंग्लिश मीडियम की हो, लेकिन मध्य प्रदेश एक हिंदी भाषी राज्य है। अगर बोर्ड मेंबर ने आपसे हिंदी में प्रश्न पूछा है तो आप हिंदी में जवाब दीजिए, लेकिन अगर आप हिंदी को समझने में कंफर्टेबल नहीं है तो उनसे आप निवेदन कर सकते हैं, महोदय मैं इसे समझने में
असमर्थ हूं, कृपया आप मुझे अंग्रेजी में पूछे प्रश्न, तो आपसे अंग्रेजी में पूछने लगेंगे। पूरी हिंदी भी नहीं बोल पाते हैं, बीच बीच में इंग्लिश वर्ड कर सकते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, जो सामान्य बोलचाल की भाषा आप उसमें बोल सकते हैं। हाँ, हिंदी मीडियम वाले से अगर किसी ने अंग्रेजी में क्वेश्चन पूछ लिया तो आप उनसे निवेदन कर सकते हैं, महोदय मैं समझ नहीं पा रहा हूं, मैं कृपया हिंदी में उसको अनुवादित कर दें, तो हिंदी में बोल देंगे आपसे। आप उनसे रिक्वेस्ट करके सब काम करा सकते हैं। अगर आपको प्यास भी लगी है ना और सामने पानी रखा है, महोदय मेरा गला सूख रहा है, क्या मैं जल ग्रहण कर सकते हैं? बिल्कुल। विनम्रता पूर्वक बोली गई हर बात को सुनेंगे वो, ठीक है ना। वो बरेलवी का शेर पूरे इंटरव्यू में लागू होता है वो, है ना। तो आप विनम्रता के साथ अपना जवाब दीजिए। और कोई बात, कई बार ऐसा भी होता है कि प्रश्न पूछा उन्होंने, आपको समझ में नहीं आया, तो आप क्या बोलेंगे? महोदय मैं फिर से सुनना चाहूंगा, मैं इसको समझ नहीं पाया, मैं वो फिर से बता देंगे। कई बार आप सुन नहीं पाते तो पार्डन ना करें, आप यही बोले महोदय मैं सुन नहीं पाया, कृपया फिर से बोल देंगे आपके सामने, है ना। तो बस विनम्रता से आप बोलिए, आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा जाएगा। और कई लोगों में क्या होती है कि ईगो होता है, एक अकड़ होती है, मैं इतने पढ़ाई किया, मैं इतने साल से जॉब में हूं, तो वो चीज गड़बड़ हो जाती है। अभी एमपीपीएससी के इंटरव्यू में देखा मैंने कि जो लोग ऑलरेडी पद पर आ चुके हैं उनके इंटरव्यू गड़बड़ हो जाते हैं, जो लोग फ्रेशर्स हैं उनके इंटरव्यू अच्छे होते हैं। अब जो पद पे आ चुका है वो सामने आकर के ऐसे बैठ जाएगा, टिक जाएगा, बोले साहब क्यों? बोले मैं पहले से चयनित तो तहसीलदार हूं मैं तो। लेकिन जो बेचारा फ्रेशर होगा वो ऐसे बैठेगा, उसकी बातचीत में उनकी बॉडी लैंग्वेज विनम्रता झलकेगी, ठीक है ना। तो आप लोग इस मामले में बड़े लकी हो कि आप लोग बिल्कुल फ्रेशर हो, और फ्रेशर कैंडिडेट के सिलेक्ट होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि वो सरल होता है, सहज होता है, विनम्रता होती है उसमें, बनावटी विनम्रता नहीं है आप लोगों के भीतर, रियलिटी विनम्रता है, ठीक है ना। तो चिंता मत करो अनुभवी लोगों की, है ना।